नमस्कार दोस्तों। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री नहीं है, ये पॉलिटी का ही चैप्टर है। तो अभी हम लोग पूरा पॉलिटी खत्म करेंगे 10 दिन के अंदर। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई थी? तो ये सौंपा गया था 1765 में। अब देखो क्या हुआ था, पूरा स्टोरी हम लोग समझते हैं। देखो पृष्ठभूमि क्या था कि आपको पता है ना कि 18वीं सदी के बाद जो मध्य भारत था, मध्य में वो मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। कब? 18वीं सदी के बाद। और जो बंगाल का नवाब था वो कौन था? सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला था। और अंग्रेज जो थे ना वो बंगाल में पूरी व्यापार को अपने छत्ती से बढ़ा रहे थे, अपने प्रभाव को आय से बढ़ा रहे थे। इसी बीच पता है जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अफसर था। अफसर ब्रिटिश, देखो ब्रिटिश जो गवर्नर का जो रॉबर्ट क्लाइव है वो बंगाल का एक अफसर था। ठीक है, अफसर। क्या हुआ कि वो बंगाल वापस आ गया। बंगाल जब वापस आया तो आपको पता है कि उन्होंने जैसे ही आया तो 1757 में 1757 में बक्सर का युद्ध लड़ा। बक्सर का युद्ध लड़ा कब? कब लड़ा था? 23 जून 1757 को उन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा। ठीक है, बक्सर का युद्ध लड़ा। कहाँ लड़ा था? तो मतलब बक्सर का युद्ध, सॉरी पलासी का युद्ध लड़ा था। आई एम सॉरी, पलासी का युद्ध लड़ा था। कब? 23 जून 1757 को उन्होंने लड़ा। और उसके बाद क्या किया, जो बंगाल का कौन था, नवाब था, कौन? सिराजुद्दौला, उसको हरा दिया। और जैसे ही युद्ध हारा उसके बाद क्या किया, उसको जो युद्ध में, देखो युद्ध में क्या हुआ था ना, बक्सर का युद्ध में रियली में कुछ युद्ध हुआ था नहीं, क्योंकि जो युद्ध में था ना, मीर जाफर, वो सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, उन्होंने अंग्रेज से जाके हाथ मिला लिया और इस तरह से विश्वासघात करके पूरी राजनीतिक सत्ता को शुरुआत किया। इस तरह से आप बोल सकते हो कि भारत में अंग्रेज की जो राजनीतिक सत्ता था ना, उसकी शुरुआत 23 जून 1757 के पलासी के युद्ध से ही शुरू हो जाती है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। क्या समझा? कि जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसका था सेनापति मीर जाफर। क्या हुआ, जो रॉबर्ट क्लाइव था वो एक अंग्रेज ऑफिसर था। जैसे ही बंगाल में वापसी करता है तो उन्होंने एक युद्ध लड़ा अंग्रेज के खिलाफ, इन लोग से लड़ा। और 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला और मीर जाफर के बीच बक्सर ये पलासी का युद्ध होता है। तो उसमें क्या हुआ कि पलासी का युद्ध में हार गया कौन? सिराजुद्दौला। फिर क्या हुआ कि 1765 में एक संधि होता है जिसका नाम दिया गया इलाहाबाद का संधि। इलाहाबाद की संधि, उसमें जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय ने क्या किया, बंगाल, बिहार और जो उड़ीसा के दीवानी राजस्व था, दीवानी राजस्व जिसकी वसूली था ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया, हस्ताक्षर करके सौंप दिया। और ये कौन थे? शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। कौन सा संधि हुआ था? इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि था। देखो इस इलाहाबाद की संधि में आप सभी जानते हो कि जो बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, उसकी दीवानी जो थी ना वो कंपनी को मिल गई। अंग्रेज अब राजस्व वसूलने लगे, लेकिन शासन का नाम मात्र मुगल के अधीन रह गया। अब भारत में अंग्रेजी शासन की जो वास्तविक शुरुआत था वो इन्होंने शुरू कर दिया। इस तरह से देखोगे ना, तो जो रॉबर्ट क्लाइव का सिस्टम था वो क्या था, राजस्व व्यवस्था स्टार्ट कर दिया। इन्होंने ही ड्यूल शासन शुरू किया। क्या किया? ड्यूल शासन। इन्होंने ही ड्यूल शासन स्टार्ट कर दिया। ड्यूल सिस्टम इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ड्यूल सिस्टम इन्होंने द्वैत शासन स्टार्ट कर दिया। तो आप देख रहे हो ना कि जो मुगल का मात्र नाम खत्म हो गया और पूरी शक्ति अंग्रेज के हाथ में आ गई। ठीक है, यहीं से द्वैत शासन शुरू हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो द्वैत शासन था तो 1765 में ही शुरू किया गया था। ड्यूल गवर्नमेंट लागू किया। इसमें दो सत्ता संस्थान होते थे। एक तो नाम मात्र शासक था जो नवाब था किसका? बंगाल का। और एक वास्तविक शक्ति होता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के होता था,
समझ रहे हो ना। जो नवाब के पास सेना और प्रशासन का अधिकार था ना, वो सिर्फ और सिर्फ राजस्व के मतलब ना राजस्व मतलब रेवेन्यू कंपनी के पास चला गया। इस तरह से आप देखोगे ना। और एक चीज और कि आपको पता है कि 1770 में बंगाल में भारी भीषण अकाल पड़ा था उस समय। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1765 का जो इतिहास रहा ना अंग्रेजों के लिए, वो काफी इम्पोर्टेंट वर्ष माना जाता है। क्यों? क्योंकि मानो तो अंग्रेज जो था वो व्यापारिक शासक के तौर पे यहाँ पे देखा गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1765 में ही हुआ था। देखो यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, 1757 में ही, 1757, 23 जून, 23 जून, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। इसके किसके बीच में? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। रियली में प्लासी का युद्ध नहीं था, सिर्फ एक पक्षपात था जिसमें मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और अंग्रेज के साथ जाके मिल गया। इस तरह से सिराजुद्दौला जो था वो युद्ध हार गया। फिर क्या हुआ, 1765 में ही इलाहाबाद का संधि होता है। इलाहाबाद की संधि होता है, वो भी द्वितीय संधि। उसमें क्या हुआ, जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय ने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो अधिकारी दीवान था वो पूरी तरीका से क्या किया, अंग्रेज को सौंप दिया। इलाहाबाद की संधि। फिर 1765 में ही 1765 में ही 1765 में ही बंगाल का मानो ना तो वास्तविक शासक बन गया। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और 1765 में ही 1765 में ही 1765 में ही मानो तो जो नवाब था वो नाम मात्र रह गया और अंग्रेज वास्तविक शासक बन गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ड्यूल शासन जो है ना, ड्यूल गवर्नमेंट, वो इसी समय शुरू हुआ था। समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो अधिकारी था वो 1765 में सौंपा गया। फिर से समझ लेते हैं इसका भूमिका क्या था। सबसे पहले बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसका सेनापति था मीर जाफर। क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव क्या था, एक अंग्रेज ऑफिसर था। उन्होंने क्या किया, प्लासी का युद्ध लड़ा। कब लड़ा? 23 जून 1757 को। तो क्या हुआ कि बक्सर का युद्ध जो था, प्लासी का जो युद्ध था, हर समय बक्सर प्लासी में कंफ्यूजन है, मतलब 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध था, वो प्लासी का युद्ध ऐसे ही फूल्सबाजी हुआ क्योंकि जो मीर जाफर था वो सिराजुद्दौला के साथ पक्षपात किया, धोखा दिया और अंग्रेज के साथ जाके मिल गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इस तरह से वो हार गया सिराजुद्दौला। समझ में आ गया? तो 23 जून 1757 को युद्ध हुआ। फिर 1765 का बंगाल का द्वितीय संधि होती है, बंगाल इलाहाबाद संधि होती है। और 1765 में ही क्या होती है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का वास्तविक शासक बन जाता है मानो तो। और 1765 में ही क्या होती है, द्वैत शासन की शुरुआत होती है। ये जो क्रम है ना, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ बहुत सारी घटना घटित है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में अंग्रेज शासक की वास्तविक शुरुआत कब हुआ, ये भी 1765 में हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि इलाहाबाद संधि के तहत शाह आलम द्वितीय के दीवानी अधिकार सौंपे, तो वो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। फिर आपसे पूछा जाएगा कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का वास्तविक संस्थापक कब बना, तो 1765 में। तो ड्यूल गवर्नमेंट कब चला, ड्यूल गवर्नमेंट 1765 से शुरू हुआ था और 1772 तक चला था। तो इस तरह से क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो पूरा हम लोग और डिटेल पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। देखो इसमें क्या कह रहा, मैं पूरा ब्यौरा बना दिया ना कि यही हुआ था। फिर बक्सर का युद्ध हुआ। पता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें क्या हुआ था, विक्टर मुनरो ने पार्टिसिपेट किया था।
जिसमें शाह आलम द्वितीय थे और सुजाउदौला था और मीर कासिम था, बंगाल का नवाब था। तो इसी के बाद में इलाहाबाद की संधियां होती है, इलाहाबाद की संधियां होती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब आती है ना कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये किया गया था 1773 में। निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का जो मतलब किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया था, तो ये दिया गया था 1773 में ही दिया गया था। ठीक है, और पहला जो गवर्नर जनरल बने थे ना बंगाल का, वो वारन हेस्टिंग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए थे, ये भी 1773 में ही हो गए थे। देखो ऐसे समझो, जो भारत में 1773 का जो रेगुलेटिव एक्ट था ना, वो भारत ब्रिटिश का पहला कानून था। ठीक है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उसको कुछ नियंत्रण लगा दिया था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1773 को पूरी तरीका से सफल नहीं रहा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, क्योंकि बंगाल की जो कंपनियां थी वो भ्रष्टाचारी, गड़बड़ी, प्रशासनिक अराजकता के कारण पूरी तरीका से विफल हो चुकी थी। ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था ना विलियम पिट्स यंगर, इसी के द्वारा 1784 में एक पिट्स लाया गया था। आगे है, तो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम ने बंगाल को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश अधिकार को देना अनिवार्य कर दिया, तो ये कर दिया गया था 1773 के ही अधिकार के तहत। निम्नलिखित में किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था, तो ये कर दिया गया था 1773 में। ठीक है, अब कह रहा ना कि 1773 के अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, तो ये किया गया था 1774 में। किसके अधिनियम के द्वारा, 1773 के अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, 1774 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है, किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो ये है 1781 के जो अधिनियम है उसी को जाना जाता है बंदोबस्त अधिनियम। समझ रहे हो ना, बंदोबस्त अधिनियम। बंदोबस्त अधिनियम, देखो क्वेश्चन जितना क्वेश्चन आप करोगे ना, जितना क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हो तो फिर क्या होगा ना, कंफ्यूजन एग्जाम में बना रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1781। 1781। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के जो अधीन क्षेत्र था तो पहली बार ब्रिटिश अधिपेद क्षेत्र में आ गया था, तो ये था 1784। 1784 1784 1784 1784, मतलब बोल सकते हो ना कि किस अधिनियम में ईस्ट इंडिया एक्ट के भी नाम से जाने जाते हैं, तो ये भी है। देखो ये भी बोला जाता है कि जो 1784 है ना, तो ईस्ट इंडिया एक्ट है, और इसी के तहत जो भारत में कंपनी के जो अधीन क्षेत्र थे पहली बार ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहलाया गया। क्या होती थी ना कि अंग्रेज जो लोग थे वो युद्ध कर करके अधिकार क्षेत्र को अपने तरफ कर लेते थे, तो वो इसी के तहत जो भी अधिकार क्षेत्र अंग्रेजों ने जीता था वो अपने नाम कर लिया। क्यों, क्योंकि ये कब आया था, ये आया था 1773 को, जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, वो तो आपको पता है कि ब्रिटिश का पहला
पहला एक रेगुलेटिंग एक्ट था, लेकिन वो पूरी तरीका से सफल नहीं रहा था, क्योंकि उसमें क्या थी ना, बहुत सारे भ्रष्टाचारी, प्रशासनिक अराजकता हुआ था। तो इसी के नियंत्रण के लिए जो विलियम पिट्स थे ना यंगर, वो एक नया कानून लाया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एक्ट। इसका सिर्फ और सिर्फ क्या था ना, कि जो भारत में ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक है ना, उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित करना। इसी के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था, इसी अधिनियम के तहत, जिसमें क्या किया गया था, 6 सदस्य होते थे, 2 ब्रिटिश मंत्री भी शामिल होते थे। समझ रहे हो ना, समझ में आ गया? इसका आंसर आपको क्लियर हो गया। आगे अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का प्रावधान किया गया था? जो कमांडर का पद इन चीफ होती है ना, उसकी इसमें किया गया था। तो पता है इसमें किसको किया गया था? ये था 1184, नहीं 1184 नहीं था, 1786 के अधिनियम के द्वारा इसमें किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1786 के अधिनियम। अच्छा क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के जो गवर्नर परिषद में जो कमांडर इन चीफ के पद का प्रावधान किया गया था? तो ये किया गया था 1786। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 1786, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हुआ था ना, देखो इसमें क्या था, 1786, ये 1184 नहीं है, 1786। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1786। जो बंगाल के गवर्नर का परिषद में था, वो कमांडर इन चीफ के पद जो थे ना, वो काफी इंपॉर्टेंट होते थे, जिनको किया गया था। तो देखो इसमें ऐसा इसलिए हुआ था ना, आपको पता है कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे, उसी के तहत ना बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया था। किसके तहत? ये दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और पहला जो गवर्नर जनरल बने थे बंगाल का, वो बने थे कौन? वारन हेस्टिंग। लेकिन एक नया अधिनियम लाया गया, क्या हुआ? क्योंकि 1773 के बाद कौन सा अधिनियम आया था? 1784। तो 1784 में क्या किया? अपना क्षेत्र को बढ़ाया। देखो अपना अधीन क्षेत्र को क्या किया था? बढ़ा लिया था। और जितना भी अधिपेन क्षेत्र था वो सब ब्रिटिश अधिकारी के पास पहुंच गया। इसीलिए तो बोला गया था कि जो 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट था, ईस्ट इंडिया एक्ट था, तो जो भी अंग्रेज जीतेंगे वो सब कहलाएगा ब्रिटिश अधिपेन क्षेत्र, ठीक है। लेकिन फिर से भारत के जो प्रशासन को और संगठित करने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए एक एक्ट लाया गया, जिसका नाम था 1786 का अधिनियम। इसका देखो मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी सर्वोच्च सेनापति होगा, जैसे अभी राष्ट्रपति को देखते हो ना, हमारे देश में सर्वोच्च सेनापति होते हैं तीनों का, तो उसी तरीका से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो ब्रिटिश सेनापति का कमांडर इन चीफ कहलाएगा। तो इसी 1786 के अंदर के तहत आया था। और पता है इसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ना, वही गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ पदों को नियुक्त हुए थे, पहला। और जो ड्यूल शासन जो लागू था 1784 में, जो लागू किया गया था, किसके द्वारा? 1765 में जो ड्यूल शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो लागू किया गया था, वो पता है क्या किए थे? ये द्वैत अधिकार था ना, उसको खत्म किया था। तो इस तरह से आप देखोगे ना, सबसे अच्छी बात है ना कि जो क्या बोलते हो, जो ये अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था 1793 में, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1786, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन है 10 का कि निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कब किया गया था? तो ये 1774 में किया गया था। तो ये तो सबको पता है। पीस ईस्ट इंडिया किस वर्ष पारित किया गया था? पीस ईस्ट इंडिया कब जो था ना वो 1784 में किया गया था। जो 1773 का जो पीस ईस्ट इंडिया एक्ट था ना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वो फेल हो गया था। उसमें काफी भ्रष्टाचारी घुस चुके थे और काफी नुकसान हुआ था ब्रिटिश को। तो इसीलिए क्या हुआ था, पीस ईस्ट इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, तो 1784 इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1784 पीस ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। ये इसमें कौन थे जो थे ना, विलियम पिंट यंगर थे। क्यों ऐसा लाया गया था? 1784 लाने का क्या कारण था? क्योंकि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना वो पूरी तरीके से क्या हुआ था, विफल हो गया था। ठीक है, सेंट्रल सुपर पोजिशंस नहीं रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो बनाया गया था इसके तहत। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जो प्रभाव थे अगर आप देखोगे ना तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। तो 1784 में आया था। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये कर दिया था 1813। देखो 1813 काफी इम्पोर्टेंट था। देखो 1813 को हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखो जब 1813 आया तो आपको पता है कि 1813 का चार्टर अधिनियम था वो क्या था, 1600 ईस्वी में जो ब्रिटेन की रानी थी ने एलिजाबेथ प्रथम, वही तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में एकाधिकार दिया था कि जाओ आप 20 साल के लिए, 15 साल के लिए या 20 साल के लिए आप क्या करो, व्यापार करो। कौन? एलिजाबेथ प्रथम जो थी 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में कौन थी? अंग्रेज के जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, वही तो भारत में व्यापार का एकाधिकार मोनोपोली दिया था 1600 ईस्वी में। मोनोपोली दिया था। लेकिन क्या हुआ ना, यह अधिकार 20 साल बाद फिर से रिन्यू किया जाता था। मतलब हर साल इसको रिन्यू करना था, हर साल। तो और इसी के तहत पता है देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और फिर 1833 का आया, फिर 1853 का आया। ये सब लाती रही। पहले तो 1873 का, फिर 1773 का, फिर 1793 का, फिर 1813 का, 1833 का, 1853 का लाया। ठीक है, लेकिन देखा गया ना कि जो 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1793 का, वो कंपनी का पूरा कंट्रोल बढ़ गया था। वो ब्रिटिश चाहते थे ना कि भारत का सभी दरवाजा खुल जाए, तो इसीलिए ये 1813 में लाया गया था। इसमें क्या क्या उद्देश्य था समझते हैं। देखो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था ना वो समाप्त कर दिया गया। बोला नहीं एकाधिकार नहीं चलेगा, ब्रिटिश सरकार की भूमिका को और बढ़ा दिया गया। समझ रहे हो। तो जो भारत में व्यापारी का जो एकाधिकार था कि हम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ही व्यापार करेगा और कोई नहीं करेगा, खत्म कर दिया। लेकिन जो चीन के साथ जो था ना चाय और व्यापार का, वो भी अपनी कंपनी अपने अंडर में रखा और जो ब्रिटिश के अन्य व्यापारी थे वो भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से देखोगे ना तो भारत में क्या हुआ, ब्रिटिश कैपिटलिज्म की शुरुआत हुआ, मानो तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुआ। ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे थे। सबसे पहले कि जब 1813 लाया गया तो भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दिया गया। जैसे ईसाई जो मिशनरियों थे ना उनको बोला जाइए आप भारत में
धर्म प्रचार और शिक्षा की अनुमति के लिए बोला गया। इसके माध्यम से पता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा और जो पश्चिमी कल्चर थे, वेस्टर्न कल्चर, उसकी शुरुआत हुई है। तो देख रहे हो ना, तो भारत में एक सांस्कृतिक परिवर्तन भी इसी अनुसार हुआ 1813 के तहत, क्योंकि ईसाई मशीनरियाँ जो थे वो ब्रिटिश थे, उनके पास अंग्रेजी कल्चर भी था, इंग्लिश और वेस्टर्न कल्चर था, वो पूरी तरीका से क्या हो गया, हावी हो गया हमारे देश में। तीसरी बात इन्होंने क्या किया ना, शिक्षा के लिए भी लाया। शिक्षा का जो निधि था, फंड ऑफ एजुकेशन, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा के लिए धन निर्धारित किया था। और पता है कितना किया था, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया प्रति वर्ष क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये शुरू हुआ था। और भारत में जो ब्रिटिश सरकार की जो संस्था था ना, वो इसी में थी। ठीक है, रूल करेगी पूरी तरीका से। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आर्थिक, धार्मिक, शिक्षा, राजनीतिक सब 1813 में ही शुरू हो चुका था। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो सबसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था वो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना। दूसरा था कि किसने भारत में व्यापारिक अधिकार की स्वतंत्रता मिली, तो ब्रिटिश व्यापारियों को। किस व्यापारी पर कंपनी का एकाधिकार बना, तो चाय और चीन पर। पहली बार शिक्षा के लिए धन कब दिया गया, तो 1800 अधिनियम में 1 लाख रुपया दिया गया। फिर ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति कब मिला, इसी अधिनियम के तहत मिला। फिर कंपनी का जो प्रशासनिक नियंत्रण था वो भी ब्रिटिश अधिनियम के तहत खत्म हो गया। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। करा ब्रिटिश, यहाँ तक क्लियर है। करा ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान किया गया, वो भी 1813 हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया 1813 का कहानी। फिर कह रहा कि 15 में कह रहा कि ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख, 1813। भारत के जो गवर्नर जनरल की पद, वो भी देखो, हाँ देखो 1833 समझते हैं, 1833 को समझ लेते हैं। देखो 1833 को डिटेल में समझते हैं। देखो 1813 में तो आपको समझ में आ गया क्या क्या हुआ, 1833 में देखो क्या हुआ था। देखो 1813, 73, 84, 81 ये सब खत्म होने के बाद देखो 1883 था ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, कौन था, वारेन हेस्टिंग, उसको बोला गया कि नहीं, अब बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं होगा, अब भारत के गवर्नर जनरल कहलाएगा। और इसी कार्यालय में जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे, पहला गवर्नर जनरल बने थे, वो लॉर्ड विलियम बैटिंग बने थे। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया ना, जो कंपनी का व्यापारिक कार्य था ना, वो पूरी तरीका से समाप्त कर दिया गया। मतलब जो एकाधिकार था, पहले एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर ही दिया गया। अब जो कंपनी थी ना, वो सिर्फ राजनीति कर सकते थे और प्रशासनिक संस्था चला सकते थे। तो मानो ना, तो इसी अनुसार भारत ब्रिटिश शासन का पूर्व आरंभ यहीं से हो गया। ठीक है, और जानते हो सबसे बड़ी बात है ना कि भारत में एक कानून बनाने का भी प्रावधान इसी अधिनियम के तहत किया गया था। पहली बार जो था ना, वो लॉ कमीशन बनाया गया 1833 के तहत, और लॉर्ड कमीशन के जो पहला अध्यक्ष बनाए गए थे वो लॉर्ड मैकाले बनाया गया था। भारत में समान नागरिक और आपराधिक कानून बनाया गया, जो अभी भी इंडियन पैनल कोड था 1860 में, 1860 में। ठीक है, यही भारत में रूल ऑफ लॉ की शुरुआत होती है यहीं से। ठीक है, जो भारत में भेदभाव होती थी ना, उनको भी खत्म किया गया, मतलब इक्वलिटी लाया गया। इस तरह से समझ रहे हो ना, पूरी तरीका से खत्म हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1833 के चार्टर अधिनियम कब आया, मतलब यही 1833 में आया। किस नाम पर रखा गया, तो यही मतलब किसने नाम पे रखा था, तो ब्रिटिश संसद का चार्टर एक्ट था। इस गवर्नर जनरल को अधिनियम लॉर्ड विलियम बैटिंग जो थे ना, वो बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए, और इसी में एक लॉ कमीशन बनाया गया 1833 के अधिनियम से। और जो भारत के पहला जो लॉर्ड कमीशन बने थे वो लॉर्ड मैकाले बने थे। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये काफी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में स्थानीय सरकार को व्यक्ति पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था? तो वही 1813 का अधिनियम जो था ना, 1813 का अधिनियम जो था वो स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाना शुरू कर दिया गया, व्यक्ति पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया गया। तो ये था 1813 का अधिनियम। फिर है, निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ हो गया? ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है इसमें, तो ये भी था। देखो ये निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ हो गया? ये था 1853 का अधिनियम। देखो 1853 का अधिनियम क्या था समझते हैं। देखो 1853 का अधिनियम क्या है समझ लेते हैं। देखो समझते हैं 1853 का अधिनियम। देखो सबसे पहले ना, सबसे पहला है कि 1853 क्या है। तो देखो 1853 जो ना था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था। इसका क्या था कि जो ब्रिटिश संसद होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को सीमित समय के लिए बनाया गया। जैसे भारत में नौकरशाही, कानून का निर्माण करना, प्रशासनिक सुधार करना, ये सब इसमें था। क्योंकि 1833 का जो एक्ट था ना, उसमें आपको पता है कि जो व्यापारिक कार्य था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। और अब 1853 था ना, वो कंपनी जो थी वो चाह रही थी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पूरी तरीका से इस, और ये चाह रही थी ना यहाँ पे योग्य अधिकारी भर्ती हो, कानून व्यवस्था सही हो, न्याय व्यवस्था में सुधार हो, इसीलिए 1853 चार्टर लाया गया था। ठीक है, और पता है ना कि 1853 था, जो पहले चार्टर अधिनियम 20 वर्ष के लिए कंपनी को शासन की अनुमति देता था। अब 1853 में बोला गया ना कि पहली बार ऐसा कोई सीमा तय नहीं की गई। मतलब बोल सकते हो ना कि अब जो कंपनी है भारत में शासन करेगी जब तक ब्रिटिश उसे अनुमति दे देगी पूरी तरीका से। ठीक है, यहीं पे 1853 से ही क्या हुआ था, एक भारत में प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का शुरुआत 1853 से ही शुरू हो गया था। 1853 से ही शुरू हो गया था कंपटीशन का। ठीक है, अब भारत में प्रशासनिक अधिकारी जो थे ना, सिविल सर्वे, उसकी शुरू हो गया था। और जो 1854 के आपको पता है ना, जो लॉर्ड मैकाले थे, वो सिविल सेवा के रूपरेखा इन्होंने ही तैयार किया था। ठीक है, समझ रहे हो ना। और इसी में सबसे ज्यादा देखो यही पूछा गया ना विधान, इसमें सबसे पता है ना जो भारत के जो विधान परिषद है ना, उसी को पूर्ण गठन किया गया था, रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। क्योंकि 1833 था उसमें 4 सदस्य होते थे, लेकिन इसमें क्या किया गया, 6 सदस्य घुसा दिया गया। और इसी में 2 भाग में बांटा गया, एक था विधायी और एक था एग्जीक्यूटिव। जो ऐसे अभी आप देखते हो ना, ऑर्गन ऑफ बॉडी में आप देखते हो भारत में कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और विधायिका है। तो इसी तरीका से यानी क्या थे, जो विधायिका थे वो कानून का निर्माण करने के लिए सक्षम थे, और जो एग्जीक्यूटिव थे उसको कार्यकारी करता था। तो इस तरह से देखोगे ना तो भारत में एक केंद्रीय विधान परिषद के प्रतिनिधित्व का प्रारंभ हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो एग्जाम अगर आप देखोगे ना तो यही था, समझ में आ गया। हाँ, सबसे बड़ी बात है ना कि इस ये जो नियम लागू हुआ था वो कौन था उस समय गवर्नर जनरल, तो डलहौजी था, डलहौजी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो तो इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी में सत्ता ब्रिटिश के सम्राट को हस्तांतरित किया गया था? तो यही किसके द्वारा, 1858। देखो 1858 समझते हैं। आपको पता होगा कि 1858 क्यों लाया गया था। 1858 क्यों लाया गया था, क्योंकि आपको पता है ना कि जब 1757 का ये युद्ध हुआ था, मतलब ये हुआ था दंगा, क्या बोलते हो, 1757 का जो हुआ था ना, ये 1757 को जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, बोल सकते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार मानो उसको, या सिपाही विद्रोह
ये बोल सकते हो। तो इस विद्रोह में देखा ना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो भारत पे शासन करने से पूरी तरीका से असफल हो चुकी है। मतलब देख रहा है ना कि धीरे धीरे जो अंग्रेज का अस्तित्व है वो लग रहा है खत्म हो रहा है। तो जो ब्रिटिश सरकार ने था ना, वो कंपनी के जो शासन व्यवस्था था उसको पूरी तरीका से समाप्त कर दिया और भारत को ब्रिटिश क्राउन जो क्वीन विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। और ये कब किया गया था? 1858 में। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि 1757 का विद्रोह हुआ था ना, वहीं से। आप देखो इसमें क्या क्या हुआ था, समझते हैं। बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, ऐसा नहीं इसमें नहीं किया गया था, बहुत सारे प्रावधान इसमें किए गए थे। समझ में आ गया? देखो, तो एक तरह से एक लाइन में अगर समझना चाहते हो ना तो समझ सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखो, इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। पहला पहला प्रावधान क्या किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सत्ता था ना उसको समाप्त कर दिया गया और क्राउन के हाथों में आ गया। दूसरा क्या किया गया, भारत में एक सचिव पद क्रिएट किया गया। कहाँ से? यहीं से। जो सचिव का पद था, सचिव का पद, सचिव का पद, सचिव का पद, वो यहीं से क्रिएट किया गया। तो ब्रिटिश संसद ने एक नया मंत्री पद बनाया, मंत्री पद जिसको बोला जाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भारत के सचिव था वो 1858 से ही लाया गया। इसके पास पता है सारी शक्तियां होती थी, जैसे राजस्व, रक्षा, प्रशासन, कानून सब होती थी। ठीक है। तो भारत सचिव भारत का वास्तविक शासक बन गया। अब भारत में जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम बदल दिया गया यहीं से। पहला जो भारत के सर्वोच्च अधिकारी था, इसका नाम जो था ना, देखो 1773 में, 1773 में, तो इसको हटा के हम समझाते हैं। देखो देखो 1773, फिर 1833, फिर आया 1858। देखो 1773 में क्या बोला गया था? 1773 में बोला गया कि जो बंगाल का गवर्नर होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल होगा। और इसके तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वारन हेस्टिंग्स। फिर 1833 आया, उसमें बोला गया कि नहीं, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा तो भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। और इसके तहत बना था विलियम बेंटिंग। फिर था 1858 में, इसके तहत क्या था, जो भारत के गवर्नर जनरल होंगे पूरे भारत के वायसराय कहलाएंगे। और इसके तहत कैनिंग बने थे, कैनिंग, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इन्होंने ही काफी हेल्प किया था 1857 की जो क्रांति हुआ था ना उसको। तो ये था, तो नाम बदला गया। ठीक है, सचिव पद लाया गया, फिर गवर्नर जनरल लाया गया। फिर दूसरा था जो ब्रिटिश संसद का जो नियंत्रण था ना, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, वो अब ब्रिटिश के संसद के अधीन कर दिया गया। पहले क्या था, पहले जो भारत के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था वो अंग्रेज के अधीन तो था ही, कंपनी के अधीन था, लेकिन अब संसद के अधीन कर दिया गया। मतलब जो भारत के सचिव होंगे वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे, ब्रिटिश संसद के प्रति। अब भारत की जो नीति होगी, कानून होगा, वो अब संसद ब्रिटेन की तय करेगी, तय करती थी। सोचो क्या कानून बनेगा, कैसा होगा, सब वो करती थी। तो ब्रिटिश संसद पर भी नियंत्रण इसी अधिनियम के तहत किया गया था। और जो भारतीय प्रति रानी विक्टोरिया थी ना, वो रानी विक्टोरिया, वो धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना, भारत में सरकारी नौकरियों का समान अवसर मिलेगा, भारतीय प्रजा के प्रति न्याय व्यवहार मिलेगा, भूमि जब्ती, लूट सब इसी के तहत किया गया था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना तो ये काफी इम्पोर्टेंट मतलब था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1858। फिर कह रहा निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सृजन किया गया था? वही 1858 के तहत किया गया था, 1858 के तहत किया गया था। ठीक है, कौन सा अधिनियम था जिसमें सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन के हाथों स्थापित किया गया था? तो यही 1858 के तहत किया गया था। किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में
भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किया गया था, वही था, क्या था, ये था 1861। देखो 1861 को समझ लेते हैं, 1861 को समझते हैं। आगे चलते हैं 1861। देखो 1861 जो था ना, वो भारत के उस समय क्या थे, कैनिंग जो थे, कैनिंग, वो कैनिंग भारत के जो वायसराय थे वो कैनिंग थे। और कैनिंग जो थे ना, उनका मुख्य मतलब ना, देखो सबसे पहले इसका समझो कि इस अधिनियम को क्यों लाया गया। जो रानी रानी विक्टोरिया थी ना, वही तो लाई थी। तो जो लॉर्ड कैनिंग था, उनका उद्देश्य था कि जो विधान परिषद हो गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे, उनकी पुनः स्थापना करेगा, और जो भारत की शासन को सीमित भागीदारी देना था। मतलब 1858 के भारत शासन अधिनियम था ना, उसमें ब्रिटिश सरकार ने अपना सीधा शासन शुरू कर दिया था, लेकिन जो भारतीय समाज थे, शासकीय संस्था के बीच जो दूरियां थी, वो खत्म हो गया था। और 1857 के जो विद्रोह हुए थे, ब्रिटिश सरकार को भारतीय शासन में जो समझदारी और अवसर की आवश्यकता महसूस हुई थी, वहीं से शुरू हुई थी। इसलिए 1861 पारित किया गया था। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या सुधार किया गया। सबसे पहले विधायी परिषद को पुनर्गठन किया गया। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उसको फिर से रीस्ट्रक्चर किया गया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, जो विधान था, विधान और प्रशासन को अलग अलग कर दिया गया। जो विधानसभा था और प्रशासन था, उसको अलग अलग कर दिया गया। मतलब परिषद में अब केवल सलाहकार संस्था नहीं रहेगी, विधायी शक्ति भी दे दिया गया इसके तहत। सबसे अच्छी बात है ना, इसके तहत विटो पावर लागू किया गया। जो विटो था ना, विटो विटो वो इसी अधिनियम के तहत लाया गया। विटो पावर, विटो विटो ऐसे आप भारत के संविधान में देखोगे ना, तो विटो 111 के तहत है, राष्ट्रपति जी लाते हैं। चार तीन तरह की विटो होती है। तो देखो जो भारतीय परिषद जो थे ना, वो केवल संस्था नहीं रह गया, और इन्होंने क्या किया, विटो पावर, जो वायसराय को था ना, वो विटो की पावर दे दिया गया, विटो पावर। ठीक है, फिर स्थानीय परिषद की स्थापना कर दिया गया, और वायसराय की विशेष शक्तियां दे दिया गया। और पता है सबसे अच्छी बात, कि भारत में विधायी विधायी केंद्रीकरण से डिसेंट्रलाइज की शुरुआत यहीं से होती है। बहुत सारा काम हुआ था। देखो क्या क्या हुआ था, समझते हैं मुख्य पॉइंट। सबसे पहले विधायी परिषद का पुनर्गठन किया गया। मतलब जो 1833 और 1853 के अधिनियम से बनी पुरानी परिषद थे ना, वो अंग्रेज सदस्यों तक ही सीमित रहती थी। लेकिन अब जो गवर्नर जनरल होंगे, जो गवर्नर जनरल काउंसिल होंगे, तो पहली बार भारत के सदस्य के रूप में नॉमिनेट करने का अधिकार दिया गया, नॉमिनेशन करने का अधिकार दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो परिषद की सदस्य की संख्या थी 6 थी, से अब 12 से 15 कर दिया गया। पहले देखो इसमें कुछ और सदस्य थे, जैसे भारतीय सदस्य में राजा ठाकुर चंद, जिसको राजा ठाकुर प्रसाद कहते हैं, फिर राजा दीनदयाल सिंह थे, राजा सकलपति राय थे, ये सब थे। फिर थे विधान और प्रशासन को अलग किया गया। अब परिषद अब केवल सलाहकार संस्था नहीं रही, उन्हें विधायी शक्ति भी दे दिया गया। मतलब परिषद अब केवल सलाहकार संस्था नहीं रही, बल्कि विधायी शक्ति भी दे दिया गया। अब भारत के लिए कानून बनाने की औपचारिक रूप से शुरुआत हुआ, परंतु जो वायसराय थे ना, वो सभी कानूनों को वीटो पावर दे दिया गया था। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। तो विधायी और प्रशासन को अलग कर दिया गया। ठीक है, परिषद अब केवल हस्तकार संस्था नहीं रही, विधायी लॉ मेकिंग की शक्ति दे दी गई। ठीक है, स्थानीय प्रोविजनल स्थापना किया गया। मतलब ये बॉम्बे मद्रास जो थे ना, अलग अलग विधान परिषद की स्थापना भी किया गया। इसका उद्देश्य यही था कि जो स्थानीय विषयों की कानून होगा ना, ये बनाएगा। मतलब बोला गया ना, इसी के तहत देखोगे ना, तो फेडरल स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है यहाँ से। फिर वायसराय की बहुत सारी शक्तियां दे दी गई। जो भी वायसराय को अधिकार था ना,
यह किसी भी समय कानून का निर्माण कर सकता है। आपातकाल की स्थिति में अपने स्तर से अध्यादेश, देखो यहाँ पे भी अध्यादेश, वीटो पावर के साथ साथ अध्यादेश की शुरुआत यहीं से होती है। अध्यादेश, अध्यादेश, अध्यादेश कहाँ से शुरू हुआ? 1861, अध्यादेश 1861। फिर भारत में विधायी विकेंद्रीकरण हुआ, मतलब डिसेंट्रलाइज की शुरुआत हुआ। ठीक है, तो एक तरह से आप बोल सकते हो ना कि 1861 के अधिनियम से विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइज की शुरुआत हुई। ठीक है, तो इस तरह से। और यहाँ पे देखोगे ना तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था वो भी अच्छा कदम लिया था। तो इस तरह से आप देखोगे ना तो काफी इम्पोर्टेंट था। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय परिषद अधिनियम जो 1861 पारित हुआ वो किस समय पारित हुआ था? जब लॉर्ड कैनिंग थे। फिर इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें अध्यादेश जारी करने का पावर दिया गया। फिर विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहीं से शुरू हुआ, डिसेंट्रलाइज। ठीक है, इस तरह से। तो अच्छा था, आगे है। तो अगला है, किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता दी गई? पोर्टफोलियो प्रणाली, तो यही था पोर्टफोलियो प्रणाली 1861 के दौरान। पोर्टफोलियो की शुरुआत 1800, देखो 1861 के अधिनियम के द्वारा जो वायसराय को आपातकाल के अध्यादेश की अवधि होती थी ना, अध्यादेश की अवधि वो 6 महीना होती थी, अभी भी 6 महीना है। और आपको बता कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गया था? तो ये दिया गया था 1861 के अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। फिर था, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों, मतलब गैर सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी? तो ये भी बढ़ाया गया था किसमें बढ़ाया गया था? ये बढ़ाया गया था 1892 में। अब देखो 1892 को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो 1892, देखो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 क्या था? जो भारत में ब्रिटिश काल के संवैधानिक सुधारों की एक पहल थी। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इसका क्या था। इसमें सबसे बड़ी बात था ना कि जो विधायी परिषद थे वो भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना और सीमित चर्चा करना था। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो 1861 के अधिनियम थे वो भारतीय परिषद में नामी सदस्य बनाया गया था, लेकिन जो केवल सलाह दे सकते थे, कोई वास्तविक शक्ति इसके अंदर नहीं था। सबसे बड़ी बात है ना कि 1885 है, 28 दिसंबर 1885, इसी समय ना नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था। नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुका था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इसका क्या क्या था? तो पहला था कि जो काउंसिल की संख्या होगा उसको बढ़ाया जाएगा, केंद्रीय जो परिषद जो संख्या होगी उसको बढ़ाया जाएगा, मतलब सेंट्रल और जो प्रोविजनल सदस्य होंगे ना परिषद के, उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। और इनका टारगेट था कि अधिक से अधिक भारतीय सदस्यों को जोड़ा जाए। ठीक है, तो पहली बार मानो ना, तो पहली बार भारतीय की संख्या को उपस्थिति इसी अधिनियम के तहत 1892 के तहत किया गया। सदस्यों की नियुक्ति और पद्धति जो था, नॉमिनेशन सिस्टम ऑफ रिकमेंडेशन, वो इसी अधिनियम के था कि अब जो परिषद के कुछ सदस्य को स्थानीय निकाय के द्वारा रिकमेंडेशंस नियुक्त किया जाने लगा। नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार मंडल जो थे ना, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट की शुरुआत किया गया। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बजट की चर्चा के लिए जो बजट होती थी ना, एनुअल बजट, उस पे वोट देने का अधिकार जो था वो नहीं था, लेकिन अब फाइनेंशियली रूप से यहाँ पे उठाने का था, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं था। बजट पे आप चर्चा कर सकते हो, अनुच्छेद नहीं, 1892 का अधिनियम के तहत। फिर सरकारी नीतियों पर भी जो प्रश्न पूछने का अधिकार था ना, वो इसी अधिनियम के तहत आया था। मतलब 10 दिन पूर्व आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, जो अभी भी प्रश्न काल चलती है ना, वो अभी है। ठीक है, और जो वीटो शक्ति था जो 1861 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था, वो भी बरकरार रहा, अंग्रेज के पास ही रहा था। ठीक है, समझ में आ गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट था।
तो आपसे पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के अतिरिक्त गैर सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, तो 1892। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट में बहस करने की शक्ति दी गई थी, तो यही 1892 के तहत बजट में बहस करने का अधिकार जो दिया गया वो 1892 के तहत, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया था। जो वोटिंग सिस्टम होगी वो नहीं था, बट बहस में आप कर सकते हो, बजट में आप बहस कर सकते हो। तो ये था 1892। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, आगे चलते हैं। और सर